दोस्तों, कहा जाता है कि 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था और उस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी मौत के मुंह में समा गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी भू राजस्व की दर इतनी सख्ती से इकट्ठा की गई कि अकाल का वर्ष होने के बावजूद भी भू राजस्व पूरा का पूरा इकट्ठा हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, स्थायी बंदोबस्त, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि स्थायी बंदोबस्त क्या था और इसको लागू करने के पीछे कौन कौन से उद्देश्य थे जो ब्रिटिश सरकार के दिमाग में समाहित थे इस स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त के ऊपर ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं स्थायी बंदोबस्त के वैचारिक उपकरणों के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का स्थायी बंदोबस्त। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व को इकट्ठा करने की एक ऐसी प्रणाली थी जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने भू राजस्व की दर को हमेशा हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया था, जिसे भविष्य में वो कभी भी घटा या बढ़ा नहीं सकते थे। इस व्यवस्था को 1793 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अब सवाल यह आता है कि भू राजस्व की दर कितनी निर्धारित की गई। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो भू राजस्व की दर तय की गई वो कुल उत्पादन की 10/11 या लगभग 90% तय की गई थी और यह दर बहुत ज्यादा ऊंची रखी गई थी क्योंकि अंग्रेज इसे भविष्य में किसी भी स्थिति में घटा या बढ़ा नहीं सकते थे। स्थायी बंदोबस्त से संबंधित एक दूसरा सवाल दोस्तों यह बनता है कि आखिर इस 90% भू राजस्व की वसूली वे किस प्रकार करेंगे। भू राजस्व के अंतर्गत, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों ने भू राजस्व को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी बंगाल के जमींदारों को सौंपी और बंगाल के जो जमींदार थे जिनको यह अधिकार प्रदान किया गया उनको यह अधिकार बोली लगाने के माध्यम से दिया गया। जो भी जमींदार सबसे ज्यादा बोली लगाता था भू राजस्व को इकट्ठा करने की, यह अधिकार उसी जमींदार को दे दिया जाता था। इन जमींदारों की यह जिम्मेदारी होती थी कि किसानों से वो अंग्रेजी सरकार की तरफ से लगान इकट्ठा करेंगे और भू राजस्व के रूप में उसे अंग्रेजी सरकार को प्रदान करेंगे। दोस्तों, बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना की वजह से वहां के जो पारंपरिक जमींदार थे वो अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। इसीलिए ऐसे जमींदारों का इस्तेमाल अंग्रेजी सरकार ने अपने एजेंट के रूप में किया जो किसानों से भू राजस्व की वसूली करेंगे और उसे अंग्रेजी सरकार को प्रदान करेंगे। और स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत इन जमींदारों का इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी सरकार के एजेंट्स के रूप में। अब सवाल यह आता है कि आखिर इस व्यवस्था को कहां लागू किया गया था। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त की यह व्यवस्था 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास प्रांत के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। 1793 दोस्तों वह समय था जब भारत में अंग्रेजी कंपनी ने ज्यादा विकास नहीं किया था, राजनीतिक विस्तार नहीं किया था। उसके पास अभी जो भूभाग था वो बहुत छोटा था, इसीलिए उसके एक छोटे हिस्से पर उसे लागू किया गया था। दोस्तों, एक इतिहासकार है माइकल एफ फिशर, उनकी एक किताब है पॉलिटिकल अनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857। इसमें उन्होंने दिखाया है कि 1857 के विद्रोह तक भारत में अंग्रेजी सरकार ने 63% इलाके पर अपना अधिकार कर लिया था। उस 63% इलाके के 90% भूभाग पर यह स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था और जब दूसरे इलाके उसके नियंत्रण में आए तो वहां इस स्थायी बंदोबस्त को लागू नहीं किया गया, बल्कि उस स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर दूसरी व्यवस्थाओं को लागू किया गया। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि आखिर स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे अंग्रेजी सरकार की मंशा क्या थी। क्यों इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दोस्तों, क्योंकि ये स्थायी बंदोबस्त के ऊपर दूसरा भाग है। पहले वाले भाग में हमने देखा था कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे
अंग्रेजी सरकार के वैचारिक उपकरण क्या थे, इसके पीछे आइडियोलॉजिकल फोर्सेस क्या थे, आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या थे। लेकिन स्थायी बंदोबस्त को लागू करना सिर्फ एक विचारधारा का परिणाम नहीं था, बल्कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे अंग्रेजी सरकार के बहुत सारे उद्देश्य थे। इनमें पहला उद्देश्य यह था दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से अंग्रेजी सरकार अपनी आमदनी का एक स्थायी स्रोत तैयार करना चाहती थी। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार जब यूरोप से बाहर निकलकर दुनिया के बाकी भागों में फैली, तब उसका एकमात्र उद्देश्य लाभ प्राप्त करना था। और 1765 में जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजी सरकार को भारत में प्राप्त हुई, तो उनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना है, भू राजस्व की दर सख्ती से प्राप्त करनी है। लेकिन 1765 में उनको जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी, उसके बावजूद भी अंग्रेजी सरकार की आमदनी का स्रोत जो था वो निश्चित नहीं था। वजह यह थी कि अंग्रेजों की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था, और जो कृषि थी भारत में वो वर्षा के ऊपर निर्भर थी। वर्षा कभी ज्यादा होती थी या कभी बिल्कुल नहीं होती थी। वजह यह होता था कि फसल बर्बाद हो जाती थी और अंग्रेजी सरकार को कभी भी उतना भू राजस्व नहीं मिल पाता था जितना तय किया जाता था। इसीलिए जो दीवानी का अधिकार था वो मिलने के बावजूद भी अंग्रेजों की सरकार कभी पर्याप्त मात्रा में लाभ अर्जित नहीं कर पाई थी। इसीलिए स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के माध्यम से वे अपनी आमदनी का एक स्थायी स्रोत प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि इसमें आमदनी का, भू राजस्व का एक निश्चित हिस्सा तय कर दिया गया था, जिसे किसी भी स्थिति में घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता था, और वो 90% था। इसीलिए स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे जो सबसे पहला उद्देश्य था वह था एक आमदनी का स्थायी स्रोत तैयार करना। दोस्तों, दूसरा जो इसका कारण था वो था एक सहयोगी वर्ग का निर्माण करना। भारत में जब अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई तो उन्हें हमेशा एक ऐसे वर्ग की जरूरत थी जो भारत का शासन चलाने में उनकी मदद कर सके। लेकिन सवाल ये था कि ये मदद कौन करेगा? ये मदद वो लोग करेंगे जो अब तक स्थानीय स्तर पर भारत का शासन चलाते हुए आए थे, जैसे जमींदार वर्ग। उनका ये मानना था कि स्थायी बंदोबस्त की वजह से जो वर्ग तैयार होगा वो तहे दिल से अंग्रेजी सरकार का समर्थक होगा, सहयोगी होगा, क्योंकि जो उसका अस्तित्व बनेगा वो अंग्रेजी सरकार की वजह से बनेगा। इसीलिए भारत का शासन चलाने में ये लोग अंग्रेजी सरकार का सहयोग करेंगे और इससे एक सहयोगी वर्ग का निर्माण होगा। दोस्तों, इसका जो अगला कारण था स्थायी बंदोबस्त को लागू करने का, वो हमने पहली वाली वीडियो में देखा था कि वो आइडियोलॉजी से संबंधित था, विचारधारा से। उसमें हमने देखा था कि जब कॉर्नवालिस के सहयोगियों ने उसको, फिजियोक्रेट्स और मर्केंटिलिस्ट ने उसको समझाया कि बंगाल के संसाधन बर्बाद हो गए हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा, क्योंकि भारत में अंग्रेजों की आमदनी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भू राजस्व है। लेकिन अब खेती खुद क्योंकि लोगों का आकर्षक नहीं रही, तो इसीलिए अब उनको ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो भूमि को आकर्षक बनाए। तो इसीलिए स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे जो अगला उद्देश्य था वो निवेश से संबंधित था। उनका मानना था कि जब जमींदार वर्ग की आय बढ़ेगी भू राजस्व से, स्थायी बंदोबस्त के कारण, तो वो जमीन को सुधारने के लिए उसमें निवेश करेंगे, और जब निवेश करेंगे, भूमि में सुधार होगा, अच्छी खेती होगी, तो इससे अंग्रेजी सरकार को भी फायदा होगा। तो दोस्तों, ये उद्देश्य थे जिनको ध्यान में रखकर 1793 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त नाम की एक व्यवस्था लागू की। लेकिन दोस्तों, इस व्यवस्था के परिणाम क्या हुए और क्यों इसे देश के दूसरे भागों में लागू नहीं किया गया, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।